हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केमिस्ट्री विद शुभम। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ रहा है और इसमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है आप लोग को मेहनत करने का और अपने कंसेप्ट को क्लियर करने का। तो उसी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं ला रहा हूँ आपके सामने फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की मैं बात करूँ तो ये लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस नीट में, जेई मेंस में बात करूँ तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जेई मेंस में पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में तो आप लोग को पता ही है 12 से 15 मार्क्स का ये टॉपिक रहता है। अगर मैं बात करूँ रिफ्रैक्शन की तो ये काफ़ी आसान सा टॉपिक है, काफ़ी लल्लू सा चैप्टर है, लेकिन इसको बहुत लोग हवा बना कर रख दिए कि पता नहीं इसमें क्या रहता है, बहुत बड़ा चैप्टर है। लेकिन मैं कहता हूँ कि बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बस आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर रखने की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन से। तो चलिए रिफ्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आज बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ क्लास 10 के बेसिस पर कि जो आप लोग क्लास 10th में पढ़कर आए हो। तो चलिए आज याद स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन से। तो रिफ्रैक्शन का सबसे पहले अगर मैं डेफिनेशन का बात करूं तो डेफिनेशन क्या होता है रिफ्रैक्शन का। तो रिफ्रैक्शन इज नथिंग बट द बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम one medium to another medium। बात को आप ध्यान से समझिएगा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से डेविएट कर जाती है या अपने पाथ से बेंड हो जाती है। इसी फेनोमेना ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं, जो कि आप लोग क्लास 10th में जानते ही हो। चलो इसको अगर डायग्रामेटिकली समझना चाहे तो मैं बोल सकता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये मैंने एक बनाया, ये एक मान लीजिए मीडियम 1 है और ये मान लीजिए क्या है, मीडियम 2 है। मैंने बोला कि ये कोई रे ऑफ लाइट आया, इससे टकराया, टकराने के बाद क्या होगा कि अगर मान लो ये मीडियम नहीं रहता तो ये लाइट अपने सीधे इस तरह से निकल जाती। लेकिन हमने ये पाया कि ये रे ऑफ लाइट अपने पाथ से क्या हो जाती है, बेंड कर जाती है। इसी फेनोमेना ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं, जो कि काफ़ी आसान है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर थोड़ा सा टर्मिनोलॉजीज ध्यान दीजिएगा कि ये सरफेस है और सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ की जाती है इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल, जो कि आप लोग सभी जानते हो। ये जो रे ऑफ लाइट जो फर्स्ट मीडियम में ट्रेवल करती है इसे मैं कहता हूँ इंसिडेंट रे, और ये रे ऑफ लाइट जो सेकेंड मीडियम में ट्रेवल करती है इसे मैं कहता हूँ रिफ्रैक्टेड रे। तो आप लोग ध्यान से देखिए, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे और इसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ध्यान रखिएगा, इस बात को हमेशा से रखिएगा ध्यान कि जितने भी एंगल को हम मेजर करेंगे वो सारे एंगल कहाँ से मेजर होंगे, आपके नॉर्मल से मेजर होंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये इंसिडेंट रे है और ये क्या है, नॉर्मल है। तो इनके बीच में जो एंगल बनता है इसे ही कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये देख रहे हैं कि ये कौन सा रे है, रिफ्रैक्टेड रे, और ये कौन सा है, नॉर्मल है। तो इसके बीच में जो एंगल बना इसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर से ध्यान से दीजिएगा कि ये एक सरफेस बनाया, ये इंसिडेंट रे आया, ये कौन सा रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये हमने परपेंडिकुलर टू सरफेस बनाया नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसे मैं कहता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, क्लास 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे। ये जो, और एक बात यहाँ पर, ये जो मैंने पाथ दिखाया है ये तब होता जब ये मीडियम नहीं होता, तब मैं इसे कहता हूँ ओरिजिनल पाथ। इसे हमने क्या नाम दिया, ओरिजिनल पाथ। इसका मतलब ये है कि ये रे ऑफ लाइट का ओरिजिनल पाथ आपका ये होता अगर ये मीडियम नहीं होता तो। बस सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर। तो आप लोग बात को समझ रहे होंगे कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से बेंड कर जाती है। इसी फेनोमेना ऑफ लाइट को मैं क्या कहता हूँ, रिफ्रैक्शन। बात अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एक्चुअली में होता क्या है कि जब कोई रे ऑफ लाइट आती है, तो जब कोई रे ऑफ लाइट आती है टकराने के बाद, किसी भी सरफेस से टकराती है तो 3 चीज़ें होती है। ध्यान दीजिएगा इस पर कि 3 चीज़ें होती है। एक रे ऑफ लाइट टकराई, टकराने के बाद इसका कुछ पार्ट सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाता है, कुछ पार्ट
रिफ्रैक्ट कर जाता है और कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है। बात को फिर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा कि जब कोई रे ऑफ लाइट किसी भी सरफेस से टकराती है तो तीन फिनोमेना होते हैं। एक तो हो जाता है कुछ रे ऑफ लाइट, मतलब इनर लाइट का कुछ एनर्जी रिफ्लेक्शन में चला जाता है, लाइट का कुछ एनर्जी रिफ्लेक्शन में चला जाता है, और लाइट का कुछ पार्ट रिफ्रैक्शन में चला जाता है, और कुछ पार्ट आपका क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। रिफ्लेक्शन आप लोग थोड़ा मोड़ा जानते ही होंगे, नहीं जानते हो तो मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो जब रे ऑफ लाइट आती है तो उसमें से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है। भैया एब्जॉर्ब क्या होता है, थोड़ा सा समझाइए। एब्जॉर्ब सिंपल सा बात है कि जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई लोहा का चेयर है, उसको जाकर धूप में रख दीजिए। धूप में रखने के बाद उस पर बैठ कर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि उसे ही क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। कि रे ऑफ लाइट आई होगी, टकराई होगी किससे, चेयर से, और चेयर क्या हो गया, गर्म, उस पर आप जाकर बैठोगे, आपको फील हो जाएगा कि सच में रे ऑफ, वो जो चेयर है उसने हीट को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है। सिंपल सा बात है, ठीक है। तो आप यहाँ से बात को ध्यान समझिएगा। तो आप बोल रहे हो कि भैया कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम फिर बात करें रिफ्लेक्शन, तो देखिए होता क्या है कि जब कोई रे ऑफ लाइट आती है, किसी सरफेस से टकराती है, तो उसमें से डिपेंड करता है कि लाइट का एनर्जी किस पार्ट में ज़्यादा गया है। हम लोग जहाँ पर डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए लाइट, रे ऑफ लाइट आया, टकराया, तो तीन फेनोमेना होता है। अब इसमें परसेंटेज है कि मान लीजिए रिफ्लेक्शन हुआ 99%, मान लीजिए 0.9% ये हुआ, और मान लीजिए 0.1% ये हुआ। तो हम लोग उस जगह पर डिस्कशन किसका करेंगे, रिफ्लेक्शन का करेंगे, हाँ या ना। मान लीजिए कभी क्या होगा कि 99% ये हो जाएगा, 99% एनर्जी यहाँ पर आया, और मान लीजिए 0.5%, मान 0.9% यहाँ पर आया, तब हम लोग किसका चर्चा करेंगे, तब हम लोग रिफ्रैक्शन का चर्चा करेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि क्या चीज़ ज़्यादा हुआ, क्या चीज़ परसेंटेज में ज़्यादा हुआ, हम लोग चर्चा उसी का करते हैं। बात सिंपल है। चलिए, तो ये लॉजिक आपको समझ में आ गया। मैं सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पे बिलीव करता हूँ, मैं रटे रटाए पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ। तो आप लोग को ये सब बात समझ में आया हो तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिएगा। तो आप लोग बात को समझ गए कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो चलिए अब आगे समझते हैं कि एक्चुअली में जो रिफ्रैक्शन होता है इसका कॉज क्या है, रीज़न क्या है रिफ्रैक्शन का, कि ये रिफ्रैक्शन जो हो रहा है इसका कारण क्या है। तो अगर मैं रिफ्रैक्शन के कॉज के बारे में बात करूं तो इसका सिंपल सा कॉज ये होता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है, स्पीड ऑफ लाइट changes when it moves from one medium to another medium। तो रिफ्रैक्शन होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण तो यही है कि स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। आप तो बोले भैया आप फिर से रटवा रहे हैं, क्या बोल रहे हो आप कि कैसे चेंज होता है, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो चलिए इसको समझते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है। तो आप लोग को पता है कि आप लोग एक चीज़ जानते हो कि लाइट जो होता है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मतलब ये आप क्या बोल रहे हैं, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आप लोग पढ़ोगे, आप लोग के क्लास 12th में जो वॉल्यूम 1 का जो लास्ट चैप्टर है वो चैप्टर इसी पर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आप लोग वहाँ पर पढ़ोगे कि लाइट जो होता है, लाइट के नेचर के बारे में आज भी इस पर डाउटफुल है। तो हम लोग इस तक पर पहुँचे हैं कि लाइट एक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, तो अगर मैं बात करता हूँ कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होता है या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसका फॉर्मूला होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो वैल्यू आता है c, दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आप लोग जानते होंगे कि स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में होता है वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आता है ना, वो यहाँ से आता है। बोले भाई ये क्या नया चीज़ लिख दिए। तो आप लोग ये चीज़ जानते होगे, ये चीज़ आप लोग पढ़े होंगे मैग्नेटिज्म में। ये μ0 मैंने लिखा, मैग्नेटिज्म से
और इप्सिलॉन नॉट लिखा मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला। आप लोग पढ़ोगे इस चीज़ को कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जनरली मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉम्बिनेशन चलता है, वो आप लोग डिस्कस करेंगे उसमें। यहाँ पर जो म्यू नोड है इसे हम कहते हैं क्या, एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी। और यहाँ जो इप्सिलॉन नोड होता है इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या कहते हैं, इसे मैं कहता हूँ एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी और इसे कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। बात क्लियर है। तो जो ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आता है ना, वो जनरली इस फॉर्मूला से आता है। लेकिन ये बात हुआ तब जब लाइट किस में ट्रेवल कर रही है, वैक्यूम में। लेकिन यही मैं बात करूँ जब स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, जब यही लाइट किसी मीडियम में ट्रेवल करेगा तो उसका फॉर्मूला हो जाता है 1/√μ इप्सिलॉन नॉट। इप्सिलॉन 1/√μ इप्सिलॉन नॉट। और आप लोग को ये चीज़ पता होगा क्या, मैं थोड़ा इस पार्ट को रब करना चाहूँगा तो थोड़ा स्पेस मिल जाए मुझे। तो यहाँ से आप लोग जानते हैं कि मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो ये म्यू है और ये इप्सिलॉन। और आप लोग को पता है क्या कि आप लोग ये चीज़ ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हो कि म्यू आर बराबर क्या होता है, μ/μ0। और इप्सिलॉन आर बराबर होता है इप्सिलॉन। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ μr × μ0 = म्यू। और इसे मैं लिख सकता हूँ इप्सिलॉन r × इप्सिलॉन नॉट = इप्सिलॉन। तो आप लोग यहाँ से देख पा रहे हो, मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ बताइए आप लोग ही। म्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, μr × μ0। और इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इप्सिलॉन r × इप्सिलॉन नॉट। दिख रहा होगा आप लोग को। मतलब भैया ये कहाँ से आया, क्या है, इसके बारे में आप लोग डिस्कशन कर चुके हैं, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 1/, ये इस फैक्टर को देखो 1/√μ0 इप्सिलॉन नॉट, इस पार्ट को ये देख पा रहे हो, ये पार्ट, इस पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने अभी लिखा c। तो बच क्या गया, √μr इप्सिलॉन r। आप लोग देख पा रहे हो। तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो कि ये फॉर्मूला क्या हो गया, c/μr इप्सिलॉन नॉट r। तो यहाँ पर से आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो कि जब लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर रही थी तब उसका था वैल्यू कितना, c, किसके बराबर था, c। लेकिन यही जब लाइट किसी मीडियम में चला गया तो देखिए उसका वैल्यू c से कुछ फैक्टर डिक्रीज हो जा रहा है और ये इस फैक्टर से डिक्रीज हो जा रहा है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट देखिए चेंज हो गया, एक्चुअली में डिक्रीज हो गया। तो आप लोग ये भी जानते हो कि स्पीड ऑफ लाइट जो सबसे हाईएस्ट होता है वो कहाँ पर होता है, वैक्यूम में। और वही जब किसी मीडियम में चल गया तो इस फैक्टर से स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाता है। और आप लोग ये भी जानकर खुश हो जाओगे कि ये एक्चुअली में होता कुछ नहीं, यही तो तुम्हारा आपका म्यू होता है, यही आपका क्या हो जाता है, म्यू। और इस म्यू को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए इसको ऊपर लिख देता हूँ, इसी म्यू को मैं क्या बोलता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब आप लोग ये बात समझ पाए होंगे कि एक्चुअली में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। एक्चुअली मेरा जो चर्चा है रिफ्रैक्शन पे, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर ही बेस्ड है। आप लोग जितना भी अब से लेकर जितना भी रिफ्रैक्शन में पढ़ोगे, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कुछ नहीं तो आप लोग का 100 बार आएगा ये टर्म आप लोग को 100 बार सुनने मिलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप लोग बेस यहाँ से बनाना स्टार्ट करो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। चलिए अब थोड़ा सा इस पॉइंट को लिखिए, फिर मैं उसके बाद आगे आपको डिस्कस करता हूँ। तो चलिए हम लोग अभी तक क्या पढ़े, अभी तक हम लोग में क्या पढ़े कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो मीडियम में होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, इसका मैंने फॉर्मूला अभी आप लोग क्या बताया, c/√μr इप्सिलॉन r। और मैंने अभी बताया ये μr × √μ इप्सिलॉन r है क्या, एक्चुअली में यही तो आपको क्या है, म्यू, जिसे मैं कहता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान रखिएगा ये म्यू वो म्यू से अलग है, इस म्यू में और इसमें बहुत ज़्यादा फर्क है, ये दोनों सेम नहीं है। ये म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये है आपका रिलेटिव परमियाबिलिटी। ये आपका क्या है,
रिलेटिव परमियाबिलिटी, ठीक है, और ये आपका है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, जो हम लोग का आज मेन चर्चा का विषय है। तो चलिए चर्चा करते हैं म्यू पर। म्यू को हम कहते हैं क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए इस पर आज हम लोग चर्चा करते हैं कि एक्चुअली में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। तो आज इसका बेसिक मतलब समझते हैं, और इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली में क्या होता है, हमें ये पता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके वेलोसिटी में क्या हो जाता है, चेंज आ जाता है। अब बात ये आता है कि ये वेलोसिटी में कितना चेंज आता है, उसको बताने के लिए एक पैरामीटर है जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर से बात को सुनिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये एक पैरामीटर है जो हमें ये बताता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो किस फैक्टर से डिक्रीज हो जाता है। तो क्या है ये एक तरह का, इट इज अ पैरामीटर which tells by what factor speed of light change when it moves from one medium to another medium। बात को फिर से समझिएगा, हम लोग ये जानते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके स्पीड में चेंज हो जाता है। तो बात ये कि कितना चेंज आया, 1/4 हो गया, 2/4 हो गया, 1/8 हो गया, कितना चेंज आया, उस चेंज को बताने के लिए ये एक पैरामीटर है जिसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंपल सा बात है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो कितने फैक्टर से स्पीड चेंज हो जाता है, सिंपल सा बात है। और अभी हम लोग ने ये पढ़ा कि यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, अभी हमने पढ़ा कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम क्या होता है, c/μ होता है। तो आप इधर लेके जाओगे तो म्यू का वैल्यू क्या हो गया, c/v। सिंपल सा डेफिनेशन है, म्यू बराबर क्या हो गया, c/v। ये तो फॉर्मूला आप लोग जानते हो, म्यू बराबर क्या हो गया, c/v। फिर से, और ये c क्या है आप लोग फिर से बताइए, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। बात सिंपल सा है, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सिंपल सा कंसेप्ट है, बात समझ में आता है। तो चलिए और चर्चा करते हैं म्यू पर। तो देखिए म्यू पर और चर्चा करने का बात है, तो चलिए और समझते हैं म्यू पर। तो हम लोगों ने ये समझा कि म्यू वो पैरामीटर है जो बताता है कि कितने फैक्टर से स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाता है, और इसका फॉर्मूला क्या है, म्यू बराबर c/v। इस पर और अगर मैं चर्चा करूँ तो आप यहाँ से क्लियरली देख पा रहे हो कि ऊपर में भी स्पीड है और नीचे भी क्या है, स्पीड है। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम फिजिकल क्वांटिटी होता है तब वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी बन जाता है। क्या बन जाता है, यूनिटलेस क्वांटिटी। यूनिटलेस क्वांटिटी क्या होता है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम फिजिकल क्वांटिटी होते हैं तो क्या हो जाते हैं, यूनिटलेस क्वांटिटी। यूनिटलेस क्वांटिटी का मतलब होता है कि इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे म्यू ऑफ वाटर कितना होता है, 4/3, म्यू ऑफ ग्लास 1.5, तो उसके साथ हम कुछ यूज़ नहीं करते हैं, तो वो क्या हो गया, एक यूनिटलेस क्वांटिटी। और आप लोग को ये भी पता है कि अगर यूनिटलेस है तो इसके साथ साथ और भी क्या होगा, ये डायमेंशनलेस। क्या हो जाएगा, यूनिटलेस के साथ और भी क्या हो जाएगा, ये डायमेंशनलेस हो जाएगा। चलिए बात समझ में आता है। तो म्यू बराबर क्या हो गया, c/v। ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है और साथ ही साथ क्या है, डायमेंशनलेस। बात अगर आप लोगों को क्लियर हो गया है तो मैं आगे और प्रोसीड करूं। चलिए तो चलिए हम लोग कहाँ पर थे, हम लोग थे म्यू पर चर्चा कर रहे थे।
म्यू पर चर्चा को जारी रखते हैं। तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि म्यू बराबर क्या होता है, C/V, एक यूनिटलेस क्वांटिटी और साथ ही साथ क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अब आगे और पढ़ते हैं कि म्यू को हम कहते हैं क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसे मैं RI से डिनोट कर रहा हूँ। ये दो प्रकार के होते हैं, या दो टाइप्स बोल सकते हैं इसका। एक होते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक क्या होता है, एब्सोल्यूट, और एक होता है रिलेटिव। बात को ध्यान से समझिएगा, एब्सोल्यूट और रिलेटिव में हम ध्यान से समझिएगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर बोल सकते हैं, कि जब किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहली बात तो ये समझिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे रिलेटिव डेंसिटी, है ना, तो डेंसिटी ऑफ मीडियम या फिर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ एयर लेते हैं या वाटर लेते हैं, जो भी लेते हैं। तो आप लोग जानते हो कि रिलेटिव डेंसिटी, तो उसी से मिलता जुलता टर्म ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम अगर ले लेते हैं तो वो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर मैं बात करूं तो, और ये निकालने का तरीका क्या है, म्यू बराबर आप लिख दोगे C/V से आप निकालोगे। और आप लोग जानते हो, आप लोग अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल चुके हो। जैसे आप लोग वाटर का निकाले हो, ग्लास का निकाल, आप लोग लिखते हो म्यू ऑफ वाटर, म्यू ऑफ ग्लास, आप लिखते हो ये सब चीज़। तो ये आप लोग अधूरा बात जानते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर किसके रिस्पेक्ट में होता है, तो हमेशा यहाँ पर लिखा जाता है वैक्यूम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। और तब जाकर ये वैल्यू आपका आता है 4/3 और ये वैल्यू कितना आता है 3/2। आप लोग बात को ध्यान समझ लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। अगर वो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाला जा रहा है तो उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग जानते हैं, जैसे वाटर का निकालते हैं हम लोग 4/3, इसी तरह ग्लास का होता है 3/2। बात आप लोगों को सिंपल सा समझ में आ रहा है। और निकालते कैसे, सिंपल सा है, म्यू बराबर C/V। जैसे मान लीजिए मुझे अगर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, एक मीडियम लूँगा यहाँ पर, इस मीडियम को क्या मान लूँगा मैं, एयर बना दूंगा, और दूसरे मीडियम को क्या बना दूंगा, मान लीजिए मैंने वाटर बना दिया। और फिर मैंने यहाँ से लाइट को पास कराया और लाइट को इस मीडियम से पास होगा, तो और यहाँ से फार्मूला लगाऊंगा म्यू बराबर C/V। यहाँ का स्पीड ऑफ लाइट मुझे पता है कितना, 3 × 10⁸, और यहाँ का स्पीड ऑफ लाइट मैं कैलकुलेट करूँगा और इसको यहाँ पर पुट करूँगा और ये वैल्यू कितना आ जाएगा 4/3। बात समझ रहे हो। तो सिंपल सा तरीका होता है, अगर मुझे किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो एक मीडियम में एयर ले लूँगा, दूसरे मीडियम में वाटर ले लूँगा, और दोनों का वैल्यू म्यू बराबर C/V, और वहाँ से वैल्यू पुट करके मैं निकालूंगा और आंसर आ जाएगा 4/3। इसी तरह मुझे अगर मान लीजिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, तो एक मीडियम में क्या रखूँगा, ग्लास, और एक मीडियम में क्या रखूँगा, एयर। सिंपल है, यहाँ से ग्लास पास कराऊंगा लाइट, यहाँ से इस तरह से ये पास होगा। मैं अभी बिल्कुल नहीं चर्चा कर रहा हूँ कि ये लाइट बेंड होगा, अभी होगा, उस पर नहीं चर्चा कर रहा हूँ, वो आगे का पार्ट है, मैं उस पर आगे डिस्कस करूँगा। फिर मैं यहाँ का म्यू बराबर क्या रखूँगा, C/V। यहाँ पर तो C का वैल्यू कितना 3 × 10⁸, और यहाँ पर V का वैल्यू मैं यहाँ रखूँगा और ये वैल्यू कितना आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो मैं वैल्यूज़ निकाल रहा हूँ, ये एक मीडियम, जिस मीडियम का निकाल रहा हूँ उसको मैं नीचे रखूँ या ऊपर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और एक मीडियम को मुझे बिल्कुल एयर लेना ही पड़ेगा, तब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है उसे मैं कहता हूँ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंपल सा कंसेप्ट है। लेकिन यही मैं बात करूँ किसका, रिलेटिव का, किसका, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो मैं उसे यहाँ लिखूँगा रिलेटिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम। ध्यान से इस बात को समझिएगा, अदर देन एयर और वैक्यूम। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम, अगर एयर और वैक्यूम के अलावे
अगर दो मीडियम के किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तब उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं कहता हूँ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मैंने लिखा म्यू ऑफ, मैंने इधर लिखा ग्लास और इधर लिखा वाटर। सबसे पहले इसको पढ़ना सीखिए। इसको मैं कैसे पढ़ता हूँ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। फिर से जो विथ रिस्पेक्ट रहता है वो हमेशा पीछे, तो इसे मैं क्या पढ़ूंगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। बात आप लोग क्लियर है? तो मैं थोड़ा बोर्ड और रफ कर देता हूँ ताकि और आप लोग को अच्छे से समझा सकूँ। मैं किस पे बात कर रहा था? रिलेटिव पर। मैंने क्या बोला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम। तो जैसे आप लोग पढ़ते होगे म्यू, मैंने यहाँ रखा 2 और यहाँ रखा 1, तो आप लोग पढ़ना सीखो। इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। जो चीज़ विथ रिस्पेक्ट हमेशा पीछे वाले के साथ आता है, तो मैं इसे कैसे पढ़ूंगा बताओ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। बात सिंपल सा है। और ये 1 म्यू 2 किसके बराबर होता है? इसे मैं लिखता हूँ म्यू 2 बाय म्यू 1। सिंपल सा बात। जो विथ रिस्पेक्ट है वो नीचे आएगा, म्यू 2 बाय म्यू 1। इसी प्रकार मैं लिखता हूँ म्यू, इधर मैं लिखता हूँ जी, ये डब्लू। इसको पढ़ेंगे कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मैं पढ़ूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जी का मतलब ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। और इसका फॉर्मूला होता क्या है? म्यू जी बाय म्यू डब्लू। यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पर म्यू 2, ये एब्सोल्यूट वाला वैल्यू पुट करोगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये किसका पुट करोगे? ये भी एब्सोल्यूट का पुट करोगे। तब जो आपको वैल्यू मिलेगा वो किसका मिलेगा? रिलेटिव का। जैसे अगर मैं पूछूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर आपको निकालना था, तो आप फॉर्मूला रखोगे म्यू जी बाय म्यू डब्लू। तो यहाँ पर आप म्यू जी किसका रखोगे? ये रखोगे आप एब्सोल्यूट का, जो कि वैल्यू है कितना आप लोग जानते हो कितना होता है? 3/2 और डिवाइडेड बाय वाटर कितना होता है? 4/3। सॉल्व करोगे ये 3 ऊपर चल जाएगा तो ये बन जाएगा 9/8। बात समझ में आ रहा है? सिंपल सा कंसेप्ट है। ये सब कंसेप्चुअल बातें हैं। मैं बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जो आप लोग नहीं जानते हो या फिर आप लोग पहले नहीं पढ़ा, बस मैं उसको ब्रॉड लेवल पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और यही खास ज़रूरी होता है। आप लोग जो पढ़ते हो बिल्कुल बेसिक अगर पढ़ते हो तो आपको लोग के लिए बहुत अच्छा होगा कि आप लोग कंसेप्ट को आसानी से कैच कर पाते हो। बिल्कुल भी रटाफिकेशन कुछ नहीं है, सिंपल सा बात मैं बता रहा हूँ। फिर से रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पर जो ये पीछे वाला जो है ये हमेशा विथ रिस्पेक्ट आता है और यहाँ पर नीचे आता है। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ें। अब यहाँ पर एक अच्छा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। चलिए अगर मैं पूछूं, मैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ा दिया? एक पढ़ाया मैंने आप लोग को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक तरफ पढ़ाया मैंने आप लोग को रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मैं एब्सोल्यूट का बात करता हूं तो एब्सोल्यूट में आप देखिएगा, एब्सोल्यूट का निकालने सिंपल सा तरीका है। ये फॉर्मूला क्या होता है? म्यू बराबर सी बाई वी। यही तो मैंने आपको बताया, म्यू बराबर क्या होता है? सी बाई वी। तो आप लोग यहाँ से देख पा रहे हो कि म्यू बराबर जो होगा ये सी बाई वी है और ये सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और ये भी क्या? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और आपको पता है कि ये सी का वैल्यू हमेशा इससे क्या होगा? बड़ा ही होगा। और ये वैल्यू अगर हमेशा बड़ा होगा तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू हमेशा क्या होगा? हमेशा ग्रेटर देन 1। ये बात आप लोग ध्यान रखें, ये होगा हमेशा। क्योंकि आप फॉर्मूला जब भी लगाओगे इसके जगह भी के, इसके जब चाहे वाटर लो ग्लास लो, आपका हमेशा एक तो आपका सी रहेगा ऊपर ही और नीचे क्या आ जाएगा? वी। और वी हमेशा इस सी से क्या रहेगा? छोटा रहेगा। तो ये ओवरऑल वैल्यू हमेशा क्या होगा?
बड़ा ही होगा एक से, है ना। लेकिन मैं रिलेटिव का बात करूँ तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया क्या, म्यू ग्लास और यहाँ पर मान लीजिए म्यू वाटर रखा, तो आप लोग इसको लिखो कैसे, म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू आप लोग लिखे। अब म्यू ऑफ ग्लास आप लोग जानते हो, अभी मैंने लिखाया क्या होता है 3/2, और म्यू ऑफ वाटर कितना 4/3। सॉल्व करेंगे 3 ये ऊपर चला गया, 2 × 4 9/8, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया वैल्यू। ये भी वैल्यू किस क्या आया, ग्रेटर देन 1 आया, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं बोल सकता हूँ कि एब्सोल्यूट तो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, कि रिलेटिव भी हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। तो जवाब है नहीं। जैसे अगर मैं जस्ट इसे उल्टा कर दूँ, मैंने ऐसे लिख दिया, तो आप देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू डब्ल्यू बाई म्यू जी। मैं आप लोग को बोला इसे पढ़ने का तरीका फिर से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, जो विथ रिस्पेक्ट है वो हमेशा पीछे वाले के साथ, हाँ है ना। तो इसे क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। और जब इसे आप सॉल्व करोगे तो म्यू डब्ल्यू का वैल्यू आप लोग को पता है कितना लिखोगे बताइए, 4/3, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2। तो आप लोग यहाँ से देख पा रहे हो ये 2 ऊपर चला जाएगा। देखिए जब भी इस तरह का डिवीजन होता है, ये भी चीज़ सीख लीजिए, जब भी इस तरह से 4 आ जाए तो कुछ नहीं करना है, लास्ट वाला हमेशा फर्स्ट में आ जाता है और थर्ड वाला सेकंड में आ जाता है। तो लास्ट वाला फर्स्ट में चला गया और थर्ड वाला सेकंड में चला गया, कितना हो गया 8/9, और ये वैल्यू देखिए लेस देन 1 है। बात समझे। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और लेस देन 1 भी हो सकता है। लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये हमेशा इसका वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज। और जबकि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और लेस देन 1 भी हो सकता है। आई होप आप लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पूरी बारीक से सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही अपना मेन चर्चा का विषय है आज का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मैं बात करूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये जस्ट एक पैरामीटर है जो हमें ये बताता है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कितने फैक्टर से वो कम हो जाती है। 1/2 हो गया, 2/3 हो गया कि 3/2 हो गया, कितने फैक्टर से कम हो जाती है, वही पैरामीटर है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिटलेस क्वांटिटी है, साथ ही साथ क्या है आपका डायमेंशनलेस है। और फिर मैंने चर्चा किया 2 टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक है एब्सोल्यूट, एक है रिलेटिव। एब्सोल्यूट की बात करूं तो एब्सोल्यूट होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। जब एक मीडियम को आप एयर कर देते हो और दूसरा कोई भी मीडियम ले लेते हो, चाहे ग्लास ले लो चाहे वाटर ले लो, उस समय जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट। और इसका वैल्यू हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आता है। यही मैं बात करूं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम अदर देन एयर। मतलब एयर को छोड़कर आप कोई भी 2 मीडियम ले सकते हो, उस समय जो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करता हूँ उसे हम कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और लेस देन 1 भी हो सकता है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग। तो और एक बात को यहाँ पर और अच्छे से समझेंगे तो और थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट है। मैंने अभी आप लोग को क्या बताया, मैंने अभी आप लोग को बताया कि मान लीजिए ये ऐसा लिखा हुआ है, ये है। तो सबसे पहले इसे पढ़ते हैं, इसे कैसे पढ़ना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। अभी आप लोग को पढ़ाया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, विथ रिस्पेक्ट हमेशा पीछे। और इसको लिखने का तरीका क्या है बताइए, μ2/μ1, हाँ है ना। और अभी मैंने आप लोग को बताया कि इस μ2 के ऊपर आप जो वैल्यू रखोगे वो हमेशा किसका वैल्यू रखोगे बताइए, ये हमेशा एब्सोल्यूट वाला वैल्यू रखोगे। तो यहाँ पर आप μ2 को मान लेते हैं कि इसे आप लिख सकते हो c/v2। जैसे देखिए यहाँ पर μ बराबर क्या होता है c/v, तो इसे लिख दिए c/v2। और μ1 को क्या लिख सकते हैं c/v1। आप जब काट पीट मचाओगे तो ये c से c कट जाएगा। मैंने आप लोगों को क्या बताया, ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से एक बात और आप लोग क्लियर कर पाए कि μ2/μ1 एक्चुअली में हो क्या जाता है v1/v2।
अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू आप वेलोसिटी के टर्म्स में भी निकाल सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू आप वेलोसिटी के भी टर्म्स में निकाल सकते हो। आगे इस पर डिस्कस करेंगे कि इसको आप फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, वेवलेंथ के टर्म्स में, अलग अलग टर्म्स में आप लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए आप लोग इतना तक नोट डाउन कीजिएगा, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। तो चलिए, आई होप आप लोगों ने सभी नोट डाउन कर लिया होगा इसे। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब मैंने काफ़ी हद तक चर्चा कर लिया किसके बारे में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। आई होप आप लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आप लोग समझ चुके हो, तब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, दैट इज़ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि आप लोग क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो। और पहला लॉ तो आप लोग हमेशा जानते हो। सबसे पहला लॉ क्या है बताइए, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये आप लोग बचपन से जानते हो और मैं इस पर ज़्यादा डिस्कशन कर भी नहीं रहा, और अपने काम का उतना ज़्यादा है नहीं। अपने काम का सेकेंड लॉ जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस सेकेंड लॉ को हम लोग कहते हैं स्नेल्स लॉ। बात को ध्यान से समझिएगा, इसे ही हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ पर आपको चर्चा करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए समझते हैं। अगर मैं स्नेल्स लॉ की बात करूं तो स्नेल्स लॉ पर थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले आप लोग पढ़ते हो क्लास 10th में, पहले उसको ही क्लियर करते हैं। आप लोग पढ़ते हो म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर। सबसे पहले तो इसे काटेंगे, ये एक स्पेशल केस है ये, और अपने काम का बिल्कुल भी नहीं है। क्लास 10th के बुक में दिया हुआ है लेकिन अपने को, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिख कर काटेंगे कि ये एक स्पेशल केस है, अपने काम का ये बिल्कुल भी नहीं है। अपने काम का है उस बात को समझिएगा। अपने काम का है कि द प्रोडक्ट ऑफ म्यू एंड साइन ऑफ एंगल इज कांस्टेंट। अपने काम का ये है, और यही एक्चुअली में स्नेल्स लॉ कहता है। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ म्यू एंड साइन ऑफ एंगल इक्वल टू कांस्टेंट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्नेल्स लॉ को अप्लाई करने आना चाहिए आपको। चलिए, तो सबसे पहले समझ गए पहला लॉ। दूसरा लॉ खास है, म्यू ऑफ साइन ऑफ एंगल इक्वल टू कांस्टेंट। तो चलिए हम लोग इसी पर चर्चा करते हैं कि आप लोग इसे अप्लाई कैसे करेगा और ये किस तरह यूज होता है। तो चलिए आप लोग ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैं एक मीडियम बनाता हूँ, इस मीडियम को मान लेता हूँ मैं μ1, इस मीडियम को क्या मान लिया, μ2। एक रे ऑफ लाइट आया, टकराया और इस तरह से गया, ठीक है, चला गया। मान लीजिए ये क्या है, नॉर्मल, और ये कौन सा है, इंसिडेंट रे। मान लीजिए ये एंगल बनाया I, आप लोग को पता है। ये रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल, ये एंगल बना R। चलिए लगाना सिखाते हैं, सिंपल सा, कुछ नहीं करना है। यहाँ का म्यू, यहाँ का एंगल, तो यहाँ का μ1 इंटू साइन I, फिर सेकेंड मीडियम का म्यू और उसका एंगल इक्वल टू μ2 इंटू साइन R। बस सिंपल है, कुछ नहीं करना है। फिर से देखिए, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बस इक्वल कर देना है। चलिए और 2-3 मीडियम का मैं बता देता हूँ। चलिए, और जैसे मैं बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए इस तरह से है, कोई रे ऑफ लाइट आया, टकराया, इस तरह से निकल गया। ये एंगल मान लीजिए 30, ये एंगल मान लीजिए 60, ये मान लीजिए μ1, ये मान लीजिए μ2। चलिए अप्लाई करते हैं। तो चलिए लिखें, सिंपल। मैंने क्या बोला, इसका म्यू, इसका एंगल साइन 30। फिर मैंने क्या बोला, इसका म्यू और इसका एंगल, ठीक है, बिल्कुल गलत है। कहाँ पर मिस्टेक हुआ, तो आप लोग देख पा रहे होगे क्या,
कि मिस्टेक कहाँ हुआ, मैंने बार बार आप लोग को कहा है एंगल हमेशा नॉर्मल से होता है, एंगल हमेशा नॉर्मल से। तो ये नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो एंगल हमें ये वाला चाहिए। तो आप लोग आराम से बता सकते हो कि अगर ये 60 है तो ये कितना होगा 30 डिग्री। अरे तो गजब हो गया, ये 30। अच्छा थोड़ा सा एंगल चेंज करते हैं, दोनों सेम नहीं हो सकता, सेम हो जाएगा तब तो ये रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं। मैं मान लेता हूँ ये हो गया, कुछ भी एंगल ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने 15 डिग्री ले लिया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये 75। तब आप लोग लिखोगे, ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ, तो आप लोग क्या लिखोगे बताइए, μ1 इंटू साइन 30 इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन 75। बात क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। चलिए और सबसे ज़्यादा, चलिए इसका बनाइए, ऐसे गया ऐसे निकल गया, ये एंगल मान लीजिए फाई, ये मान लीजिए अल्फ़ा, ये मान लीजिए μ2, ये मान लीजिए μ1। चलिए इसका ट्राई करेंगे, आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो चलिए इसका सिंपल से, सबसे पहले एरो का डायरेक्शन देखिए, तो ये है मीडियम 1 और ये मीडियम 2। तो यहाँ पर इसको कैसे लिखाएंगे बताइए, μ2 साइन फाई। एरो का डायरेक्शन देखिएगा, एरो इस तरह से जा रहा है, तो ये हो गया आपका मीडियम 1 और ये हो गया मीडियम 2, जिसमें मीडियम 1 में इंसिडेंट रे, मीडियम 2 में हमेशा रिफ्रैक्टेड रे। तो μ2 साइन फाई इज इक्वल टू μ1 साइन अल्फ़ा। सिंपल है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका एंगल, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एंगल, सिंपल हो गया। स्नेल्स लॉ आसान है, तो स्नेल्स लॉ काफ़ी आसान है, आप ध्यान से देखिए इसको। आई होप आप लोग को स्नेल्स लॉ अप्लाई करना सीख गए होंगे। तो चलिए आप लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई करना सीख गए होंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस पर। स्नेल्स लॉ पे क्वेश्चन मैं अभी नहीं कराऊंगा, स्नेल्स लॉ पर मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस रखे हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी मैं थोड़ा और आगे बात करता हूँ। अभी मैं बात करता हूँ, आज मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूँगा थ्योरेटिकल पोर्शन की, कि बेंडिंग ऑफ लाइट। अब आते हैं थोड़ा काम वाले बातों पर। बेंडिंग ऑफ लाइट समझने से पहले आप लोग को एक टर्म समझना होगा, दैट इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। सबसे पहले बात, ये डेंसर और रेयरर आपके उस डेंसिटी से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है जो आप लिखते हो मास बाय वॉल्यूम, घनत्व से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। ये ऑप्टिकली रेयरर, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम बिल्कुल भी अलग बात है। सबसे पहले इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का मतलब क्या होता है कि ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले रेयरर और डेंसर हम लिख रहे थे, यहाँ पर रेयरर से ही और डेंसर से ही समझ में आप लोग को समझ में आ जा रहा हो कि ये हमेशा किसी ना किसी रिस्पेक्ट में बोला जाता है। रेयरर और डेंसर हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में बोला जाता है। जैसे मैं बात करता हूँ, एक सिंपल समझिएगा, ऑप्टिकली रेयरर का मतलब क्या हुआ कि मैंने मान लीजिए कोई इंसिडेंट रे आया, टकराया और टकराने के बाद इस मीडियम से गया, इस तरह से मान लीजिए बेंड हो गया, ठीक है। आप एक बात समझिए, यहाँ पर मान लीजिए कोई मीडियम 1 था और मान लीजिए कोई मीडियम 2 था। जब रे ऑफ लाइट इस मीडियम में आई तो मान लीजिए इसका स्पीड क्या था यहाँ पर, ज़्यादा। स्पीड क्या था यहाँ पर, ज़्यादा, किसका, लाइट का। और मान लीजिए यहाँ पर स्पीड क्या था, कम। तो आप लोग बात को ध्यान समझिए, जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है ज़्यादा, उस मीडियम को कहते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। बात को फिर से समझिएगा, जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ज़्यादा, उसे कहेंगे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। और जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कम, उसे कहेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। बात समझ में आता है। तो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम का मतलब क्या होता है,
जहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट क्या है दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में क्या है ज़्यादा, और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का मतलब है कि जहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट क्या है कम विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम। बात समझ में आता है? तो ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, इसी में हम लोग ऑप्टिकली को काट देते हैं और हम लोग सीधा सीधी बोलते हैं रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। आई होप आप लोग को ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर का मतलब समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं इसका डेफिनेशन लिख देना चाहूँ तो ऑप्टिकली रेयरर का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इज मोर एज कंपेयर टू अदर मीडियम। और इसे मैं क्या लिखूंगा, स्पीड ऑफ लाइट इज लेस एज कंपेयर टू अदर मीडियम। बात आप लोगों को समझ में आता है कि ऑप्टिकली रेयरर मीडियम का मतलब है कि जहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट क्या है ज़्यादा, उसे मैं कहता हूँ ऑप्टिकली रेयरर, और जहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट क्या है कम, उसे कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। आई होप आप लोग को बारीक से सारे पॉइंट को समझ में आ रहा होगा। अब मैं बात करता हूँ बेंडिंग ऑफ लाइट की। चलिए बेंडिंग ऑफ लाइट पर आते हैं। अगर मैं बेंडिंग ऑफ लाइट का बात करूँ तो आप लोग जानते हो कि जब रे ऑफ लाइट travels from rarer medium to denser medium, then it bends towards normal। जानते होगे कि जब कोई रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाएगी तो क्या होगा, नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाती है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब बात ये आता है कि ऐसा क्यों, क्या रीज़न है इसका। खास बात तो ये देखिए, आप लोग क्लास 10th में तो हो नहीं कि आप लोग को जो बोल दिया जाए, जो बुक में लिखा है बोल दिया गया आप लोग याद कर लिए। हर एक 12th में आप लोग का हर एक पॉइंट का क्यों पता होना चाहिए। अगर आप लोग को वाई पता होगा तो आप लोग का सब्जेक्ट में काफ़ी इंटरेस्ट आने वाला है। फिजिक्स जनरली बोलते हैं कि टफ है, लेकिन बात सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पर है। अगर आपका कंसेप्ट में क्लैरिटी है तो यहाँ पर बिल्कुल भी एक्सेप्शन बोलकर तो पहली बात कुछ है नहीं, और ज़्यादा टफ बातें कुछ है नहीं कि आप लोग को नया चीज़ पढ़ना है। बस इसमें आप लोग को थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि जब रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। और यही मैं दूसरा बात में आता हूँ कि जब रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जाए, डेंसर से कहाँ जाए, रेयरर में, तो ये कहाँ होगी बताओ, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, है ना। चलिए इस बात को भी समझते हैं। अब ये पूछे कि ये भी ऐसा क्यों होता है। चलिए इसका मतलब समझते हैं, ऐसा एक्चुअल में हुआ क्यों। तो इसका रीजंस देखिएगा, बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है। इस पॉइंट पर ध्यान से समझिएगा। मैं अगर बोलता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये कोई रे ऑफ लाइट आई, टकराया, ये क्या है नॉर्मल, गई इधर, ये क्या है आई, और ये क्या है आर। इसका जवाब स्नेल्स लॉ में छुपा है। मान लीजिए इसे मैं मान लेता हूँ μ1 और इसे मान लेता हूँ μ2। आपको पता है, मान लीजिए अगर μ1 अगर मैं रखता हूँ रेयरर, क्या रखता हूँ रेयरर, और ये क्या है डेंसर। अगर रेयरर मीडियम है तो इसका रिफ्रैक्टिवनेस क्या होगा, कम, है ना। और ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा, आप लोग को पता है। तो आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, क्या अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूँ तो क्या होगा, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से आप साफ साफ देख पा रहे हो, अगर मैं ध्यान से देखूं कि μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। अब एक बात यहाँ पर आप क्लियरली बताइए कि μ1 का वैल्यू क्या है, कम, तो साइन आई का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा।
तभी तो ये इसको इक्वेट करेगा। और μ2 का वैल्यू यहाँ पर क्या है, ज़्यादा, तो यहाँ साइन आर का वैल्यू क्या होना होगा, कम होना होगा, तभी तो इक्वल करेगा। मतलब ये कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा अच्छा समझे। चलिए आप लोग को बेसिक बात पे ले जाते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ 2 × 12 इक्वल टू 3 × 8 इक्वल टू 4 × 6 इक्वल टू 6 × 4। मैंने ऐसे कोई लिखा, आप लोग देख पा रहे हो क्या 2 × 12 24, सब वैल्यू इक्वल है। आप लोग देख पा रहे हो ये 2 से 3 हो गया, वैल्यू बढ़ गया, और यहाँ पर देख रहे हैं ये सेकेंड वैल्यू ऑटोमेटिक घट गया, पड़ेगा ही घटना। अगर इक्वल रखना है तो अगर आप एक वैल्यू को बढ़ाते हो तो दूसरा वैल्यू को उसी रिस्पेक्ट में आपको क्या करना होगा, कम करना पड़ेगा। उसी तरह देखिए ये क्या हो गया, 3 से 4 हो गया, ये वैल्यू बढ़ रहा है, लेकिन ये वैल्यू देखिए ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, घट रहा है। तो सेम यहाँ पर बात है कि ये वैल्यू कम हुआ तो ये वैल्यू ज़्यादा होगा, है ना, और ये वैल्यू अगर ज़्यादा है तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक क्या होना होगा, कम। देख पा रहे हो यहाँ पर देखिए 4 से क्या हो गया 6, तो ये देखिए 6 से क्या हो गया 4। आप समझ पा रहे हो कि अगर ये वैल्यू को इक्वल रखना है तो आपको देखिए μ1 अगर कम है तो साइन आई को क्या करना होगा, ज़्यादा, तो μ2 ज़्यादा तो साइन आर क्या हो गया, कम। इसका मतलब आप यहाँ पर देखिए कि अगर इसका मतलब ये है कि साइन आई का वैल्यू ज़्यादा और साइन आर का वैल्यू कम, इसका मतलब ये है कि आई क्या रहना होगा, ज़्यादा, और आर को क्या रहना होगा, कम, है ना। अब बात समझ रहे हैं, आई को क्या होना होगा, ज़्यादा, और आर को क्या होना होगा, कम। तो आप यहाँ पर से देख पा रहे हो कि यहाँ पर अगर आई ज़्यादा है तो आर को अगर कम करना है तो इसको बेंड होना ही पड़ेगा, तभी ये वैल्यू आर कम होगा। नोटिस कर पाए, फिर से देखिए आई का वैल्यू हमें क्या रखना है, ज़्यादा, तो आर का वैल्यू ऑटोमेटिक क्या होगा, कम। तो यहाँ पर अगर आई का वैल्यू ज़्यादा है तो अगर आर का वैल्यू कम होना है तो इस रे ऑफ लाइट को क्या होना होगा, बेंड होना होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसको टुवर्ड्स द नॉर्मल ही बेंड होना होगा, नहीं तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अब इसको फिर भी अच्छे से घर में ध्यान से देखोगे, आप लोग को ऑटोमेटिक ये बातें समझ में आ जाएगी। मैं अगर दूसरे बात पे आता हूँ, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसका भी जवाब आपको स्नेल्स लॉ से ही मिल जाएगा। थोड़ा सा मैं बोर्ड को रब कर देता हूँ, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको मैं एक अच्छे से एग्जांपल से समझाता हूँ, तब आपका ये भी क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए लिया इस तरह से, चलिए इसको मैं मान लेता हूँ, इसे मैं मान लेता हूँ क्या, डेंसर मीडियम, और डेंसर मीडियम में मान लेता हूँ क्या है ये, मान लीजिए मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 मान लिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 मान लिया, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो अगर मैं लिखना चाहूँ, और ये है मान लो आई, और ये मान लो क्या है आर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं लिखना चाहूँ, पहले स्नेल्स लॉ लगाइए, क्या होगा 3 × साइन आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो बताइए, 2 × साइन आर लिखोगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मैं फिर से वही एग्जांपल पे आ रहा हूँ कि ये वैल्यू देखिए 3 से क्या हो जा रहा है 2, अगर ये वैल्यू क्या हो रहा है, ज़्यादा से क्या हो रहा है, कम, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक कम से क्या होने वाला है, ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। अभी आप लोगों ने इसमें सीखा, तो ये वैल्यू क्या हो रहा है, ज़्यादा से कम, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक क्या होगा, कम से ज़्यादा होना होगा। तो आप लोग एक बात बताइए, अगर मुझे कम से ज़्यादा मतलब आर का वैल्यू क्या होना होगा, ज़्यादा, और आई का वैल्यू क्या होना होगा, कम। अब एक बात बताइए, अगर मुझे आर का वैल्यू ज़्यादा रखना है और आई का वैल्यू कम रखना है तो इसको अवे फ्रॉम द नॉर्मल ही बेंड कराना होगा, क्योंकि अगर आप इसे टुवर्ड्स कर दोगे तो आर का वैल्यू कम, और अगर सेम डायरेक्शन में रखोगे तब तो आर में बढ़ेगा ही नहीं। तो इसे में क्या करना होगा बताइए, बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, हाँ है ना। तो आप यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रहा है कि जब कोई रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है तो बेंड किधर हो जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसका रीज़न कहाँ से आता है, स्नेल्स लॉ से। और जब कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर की ओर जाती है तो बेंड कहाँ हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और इसका रीज़न भी आप लोग को समझ में आ रहा है कि ये कहाँ से आता है, स्नेल्स लॉ से ही आता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्नेल्स लॉ बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है आप लोग के इस चैप्टर के लिए। तो आप लोग देख पा रहे हो कि स्नेल्स लॉ किस तरह से वैलिड हो रहा
हाँ है ना, किस तरह से इसका यूज़ हो रहा है। तो रे लाइट, अब बात बताइए, चलिए अब आते हैं ध्यान से, इसे मैं मान लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये आई है और ये आर है, तो आप लोग एक चीज़ और देखिएगा कि जब रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, रेयरर से डेंसर जा रही है, तो बेंड किधर, टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा तो एंगल आई इज़ ग्रेटर देन एंगल आर होगा। कब, जब रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रही हो, रेयरर से डेंसर की ओर, हाँ है ना। और यही जब रे ऑफ लाइट कहाँ जा रही हो, डेंसर से रेयरर की ओर, तो आप लोग अभी ये बोले कि एंगल आई एंगल आर से क्या होना होगा, छोटा, इसका मतलब कुछ ऐसा केस बनने वाला है। क्योंकि आपने ही बोला कि आर ज़्यादा तो आई कम, बात सही है, आर ज़्यादा आई कम, सिंपल सा लॉजिक है। आप लोग को ये बात समझ में आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ रही है। ये बिल्कुल भी एकदम आसान सा टॉपिक है, बस इसमें डर ये रहता है कि हमें वाई नहीं पता होता है। हर एक के पीछे का अगर आप कारण ढूंढते जाओगे तो आप लोग का फिजिक्स देखिएगा काफ़ी ज़्यादा आसान होते जाएगा और काफ़ी मज़ा आने लगेगा आप लोग को फिजिक्स समझने में या फिर करने में। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन करना चाहते हो कर लो। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। तो चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। और एक थर्ड पॉइंट है कि जब रे ऑफ लाइट, थर्ड पॉइंट पर आता हूँ। चलिए अब आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर कि अगर मान लीजिए कोई रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर टू सरफेस गिर जाती है। कैसे गिर जाती है, परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो उस समय बताइए क्या कंडीशन होगा। तो आप लोग सीधा सीधी समझिए कि मान लीजिए मैंने एक मीडियम बनाया, ये मीडियम क्या है 1 और ये मीडियम मान लीजिए क्या है मीडियम 2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेता हूँ मैं μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लेता हूँ μ2। अगर कोई रे ऑफ लाइट, और ये क्या है नॉर्मल, ठीक है, अगर कोई रे ऑफ लाइट इस पाथ पर आ रही है, किस पाथ पर, इस पाथ पर आ रही है, तो आप लोग सीधा सीधे देख पा रहे हो कि ये नॉर्मल की ही लाइन में आ रही है। और अगर नॉर्मल की लाइन में आ रही है इसका मतलब एंगल आई यहाँ पर क्या होने वाला है 0। बात को समझिए, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसका मतलब ये है कि एंगल आई क्या होने वाला है 0। मतलब ये है परपेंडिकुलर टू सरफेस मतलब नॉर्मल के डायरेक्शन में आ रही है, और अगर नॉर्मल के डायरेक्शन में आ रही है तो एंगल आई क्या होगा 0। एंगल आई क्या होने वाला है 0। तो बताइए एंगल आर क्या होगा, तो आप लोग सीधा स्नेल रूल लगाइए, बताइए क्या होगा μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू क्या है μ2 इंटू साइन आर। तो आप लोग एक बात बताइए, μ1 तो चलिए कुछ भी है, साइन आई क्या होगा साइन 0, हाँ है ना, इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर लिखोगे आप लोग। अब एक बात बताइए ये 0, तो μ2 इंटू साइन आर भी क्या हो गया 0, तो ये इधर जाएगा तो ये भी 0, तो साइन आर भी किसके बराबर 0 के बराबर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो 0 बराबर आर। खास बात ये है कि एंगल आई क्या है 0, तो एंगल आर भी क्या होना होगा 0, और एंगल आर 0 इसका मतलब ये है कि ये रे ऑफ लाइट बिना डेविएट हुए बिना बेंड हुए उसी पाथ पर चली जाएगी, क्योंकि इसे क्या बनाना है नॉर्मल के साथ 0 डिग्री बनाना है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि रे ऑफ लाइट जब रेयरर से डेंसर जाती है तो क्यों नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, और जब कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर आती है तो क्यों अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है, और जब कोई रे ऑफ लाइट सीधे सीधे लाइन में आ रही है तो क्यों उसी लाइन में पाथ हो जाती है। ठीक है, तो 3 पॉइंट आप लोगों ने समझा कि बेंडिंग ऑफ लाइट। तो चलिए आज के लिए हम लोग लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आज डिस्कस कर लेता हूँ कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हम लोगों ने रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन पढ़ा, रिफ्रैक्शन को मैंने क्लियर किया। रिफ्रैक्शन करने के बाद फिर मैंने पढ़ा कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कि रिफ्रैक्शन का कारण क्या है। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से मैंने स्पीड के बारे में चर्चा किया, वहाँ से मैंने एक टर्मिनोलॉजी डिफाइन किया जिसे हमने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम लोगों ने डिटेल में चर्चा किया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक पैरामीटर है जो हमें ये बताता है कि स्पीड ऑफ लाइट कितने फैक्टर से कम हुई। उसके बाद मैंने ये बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक यूनिटलेस
और एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। साथ ही साथ मैंने बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप के होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट जब एक मीडियम को मैंने क्या कर दिया, एयर, और दूसरे के लिए मैंने दो मीडियम अदर देन एयर लिया, ठीक है। उसके लिए मैंने अलग अलग टर्म को डिफाइन किया, क्या क्या फार्मूला बना वहाँ तक मैंने पढ़ा। उसके बाद मैंने पढ़ा ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। और फिर हम लोगों ने पढ़ा क्या कि जब रे ऑफ लाइट बेंड होती है तो क्यों टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है और कब अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है और उसका रीज़न क्या है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्नेल्स लॉ पर न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं।